गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। तो आइए बात करते हैं साइंस की। चैप्टर चल रहा है हमारा तीसरा, धातु और अधातु। तो इसमें ये अगला हेडिंग है हमारे पास में, विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन। विद्युत अपघटनीय यानी कि विद्युत द्वारा किसी भी धातु लवण का अपघटन होना। तो जैसे ही हम अपघटन करेंगे तो क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन अनुसार लिखेंगे, जब धातुओं के लवणों में, जब धातुओं के लवणों में, जैसे धातु क्लोराइड, धातु क्लोराइड के द्रवित विलयन में या जलीय विलयन में, द्रवित विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो धातु कैथोड पर और क्लोराइड एनोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, जिसमें क्लोराइड निर्मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त हो जाती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले लेंगे NaCl, तो कैथोड पर Na, इस प्रकार से इसका अपचयन होगा और एनोड पर Cl, तो यहां पे 2Cl लगा देंगे। यहां पर होगा ऑक्सीकरण। क्लोरीन को आप जानते हैं कि ये द्विपरमाणविक तत्व है, इसलिए 2 परमाणु लेकर चलेगा साथ में। उसके बाद अगला हेडिंग है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण नंबर 3 है, धातुओं का
परिष्करण। और धातुओं का परिष्करण है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुद्ध धातुओं का परिष्करण किया जाता है, यानी कि शुद्धिकरण किया जाता है, तो धातुओं का परिष्करण कहलाता है। जो इसमें शुद्ध धातुओं को कैथोड पर तथा अशुद्धि को एनोड पर परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत किया जाता है। तो आइए समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें अपचयन के बाद धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण किया जाता है। धातुओं का परिष्करण कहलाता है। धातुओं का परिष्करण कहते हैं। इसमें धातुएं, इसमें शुद्ध धातुएं कैथोड पर और अशुद्धियां एनोड पर प्राप्त की जाती है। इसे प्रयोग द्वारा, प्रैक्टिकल द्वारा समझेंगे। तो आप यहां तक इसे उतार लीजिए। तो आइए बताते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है कच्चे कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट अम्लीकृत कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर कैथोड पर और अशुद्धि एनोड पर प्राप्त होती है। जैसे कि एक समीकरण द्वारा CuSO4 और इसका ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ करेंगे तो कॉपर
दो आयनों द्वारा और SO4 माइनस के दो आयनों द्वारा अपचयित होंगे। तो कैथोड पर बनने वाली अभिक्रिया कॉपर की, कैथोड पर बनने वाली अभिक्रिया जो होगी वो होगी Cu2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू C, और वो होगी क्या, अपचयन रूप। इसका अपचयन रूप। और एनोड पर कैसे वियोजित होगी, एनोड पर इस प्रकार से, जो इसका क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसका चित्र इस प्रकार से बना देंगे। दो क्षण ले लेंगे और एक क्षण इनमें से अलग अलग बना देंगे, रेड ब्लैक से। और इसे किसी पात्र में डाल देंगे, दोनों। इस पात्र में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लगा देंगे। ये जो है एक टैंक है पात्र के रूप में, और इन दोनों का संपर्क एक सेल द्वारा या बैटरी द्वारा कर देंगे। याद रखें कि प्लस बड़ा होता है और माइनस छोटा होता है। यहां पर एक कुंजी लगा देंगे, कुंजी, और इसमें ये हो गई तैयार। ये इसका माइनस चिन्ह है तो एनोड है, ये कैथोड है। और माइनस है एनोड। हम जैसे ही इसमें विद्युत प्रवाह कर देंगे तो यहां पर जो भरा हुआ होगा वो CuSO4 का लवण भरा हुआ होगा। और जैसे ही इसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा कि शुद्ध धातु कॉपर पर, और अशुद्धि जो कॉपर में मिश्रित होगी वो एनोड पर, और कैथोड पर क्या होगी, शुद्ध धातु। यहां पर लिख देंगे शुद्ध कॉपर, और बाकी जो अशुद्धियां होगी कॉपर की वे इस पर हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से बनाइए चित्र। अगले हेडिंग की बात करें तो अगला हेडिंग है धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण, और धातुओं का संचारण यानी कि धातुओं का धीरे धीरे घट जाना, उनका समाप्त होना। तो धातुएं किस प्रकार से क्षरित होती हैं और वे नष्ट हो जाती है, धातुओं का क्षय किस प्रकार से होता है। तो आइए लिखेंगे नम वायु, नम वायु के, नम वायु जिसे बोलते क्या, आर्द्रता,
आर्द्रता, आर्द्रता इसे भी क्या बोलते हैं, नमी को बोलते हैं आर्द्रता। नम वायु के संपर्क में आने से, नम वायु के संपर्क में आने से किसी धातु का, किसी धातु की सतह का क्षरण होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। धातु का संक्षारण कहलाता है, धातु का संक्षारण कहलाता है। कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रिया है। ऑक्सीकारक यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रिया है। देखिए, आपसे ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि धातु का संचारण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो उसमें बहुविकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे कि अपचयन है, रेडॉक्स है, या ऑक्सीकारक है। इस प्रकार से इन्हें पूछते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करेंगे हम। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, चांदी पर काली परत जमना, परत जमना, तांबे पर हरी परत जमती है, तांबे पर हरी परत जमती है। तांबा और कौन सी धातु होती है दूसरी, तांबा और कांसा, और कांसा पर हरी परत जमना, हरी परत जमना। ठीक है, अगर इनकी रोकथाम भी की जा सकती है तो हम अगला हेडिंग बना दें, यही वाला, संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण की रोकथाम। और संक्षारण की रोकथाम हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इसके विभिन्न उपाय हैं, इसकी निम्न विधियां भी हैं, तो हम विधियों से कर देंगे। इसकी निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि की बात करें हम, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन। इसमें लिखेंगे, लोहे एवं इस्पात की वस्तु पर यसद लेपन होता है कि विपरीत कोई भी लेपन कर देते हैं। तो जैसे कि इसे यसद लेपन को गैल्वनीकरण भी बोल देते हैं। गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण एक विधि है, गैल्वनीकरण द्वारा चढ़ाते हैं। तो लोहे एवं इस्पात, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर, की वस्तुओं पर, वस्तुओं पर जिंक की पतली परत,
जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। यशद लेपन कहलाती है। ठीक है। इसमें ऐसा होता है गैल्वेनीकरण में कि द्रवित रूप से होता है जिंक, और उसके घोल में लोहे की या इस्पात की वस्तुओं को क्या करा जाता है, डुबो दिया जाता है, तो उस पर एक पतली परत चढ़ जाती है जिसे यशद लेपन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा क्रोम पेंटिंग करके भी और इसे टिन प्लेंटिंग करके भी इसे रोका जा सकता है। तो मैं चाहे इसमें लिख दूं, ये पहला एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है टिन प्लेंटिंग करके टिन प्लेंटिंग में क्या होता है कि टिन तथा क्रोमियम धातु संक्षारण रोधी होते हैं। टिन तथा क्रोमियम धातु के लेपन द्वारा और जो होती है कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा यानी कि विद्युत के प्रवाह द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारण से बचाया जा सकता है। इसके अलावा आप बाकी साधारण रूप है इसके, जैसे कि रंगाई करके भी है, धातु के उस पर रंगाई कर देते हैं, रंगाई करके भी, पेंट करके भी, कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर भी कर सकते हैं, ग्रीस या तेल के लेपन द्वारा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला हेडिंग हमारे पास में उपधातु। हमने धातु समाप्त कर दिया, अधातु समाप्त कर दिया, अब बारी है उपधातु की। और उपधातु किसे कहते हैं ये बात करेंगे। तो वह गुण, तत्वों का वह गुण, तत्वों का वह रूप जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या,
कुल 8 है, कुल 8 है। और इसका उदाहरण है जैसे कि आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि। ये सभी अधातु हैं। अधातुएं एक प्रारूप बनाती हैं जो कि मिश्र धातु भी कहलाती है। मिश्र धातु, मिश्र धातु इसी से रिलेटेड टॉपिक है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, गलित अवस्था में मिश्रित करने की प्रक्रिया, मिश्रित करने पर, मिश्रित करने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है कॉपर। यदि कॉपर को 70% और कॉपर की मात्रा 70% और इसमें जिंक की मात्रा 30% मिला दे तो हमें प्राप्त मिश्र धातु जो मिलेगी वो हमें प्राप्त होगी पीतल। कौन सी? पीतल। यदि कॉपर में 88% कॉपर 88% और इसमें टिन मिला दे, टिन 12%, तो हमें कांसे की मिश्र धातु मिलेगी, कांसा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है इसका धातुओं के संचारण की मात्रा को कम करने में। धातुओं के संचारण की मात्रा को कम करने में, कम करने में। जैसे कि लोहे की मिश्र धातु बनाई जाती है, सोने की मिश्र धातु बनाई जाती है। सोने में कॉपर को मिलाया जाता है 2%। जैसे कि सोना होता है 24 कैरेट और 24 कैरेट में 22 कैरेट जो होता है सोने की मात्रा होती है और दो भाग होते हैं उसके कॉपर के, तांबे के। दूसरा है धातुओं की कठोरता तथा मजबूत, धातुओं की कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने में, मजबूती बढ़ाने में। नंबर 3 है धातुओं के गलनांक को घटाने में, धातुओं के गलनांक को घटाने में। नंबर 4 है इसका
रंग तथा प्रकटीकरण सुधार के लिए, प्रकटीकरण सुधार के लिए, कि वो दिखने में अच्छी सुंदर दिखाई दे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमारा हो गया ये चैप्टर समाप्त, और अगला चैप्टर आएगा हमारे पास में कार्बनिक यौगिक, जिसमें आपकी 10th की केमिस्ट्री फिनिश हो गई है, हो जाएगी। तो दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडेज वर्क। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। गुड नाइट।